दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सीताराम उइके। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम हिंदी विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण रचना के भाग 3 की विस्तृत चर्चा करते हैं। ठीक है, वर्ण रचना का अगला चरण वायु संवेग के आधार पर वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो वायु संवेग के आधार पर वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण की अगर हम बात करें, अल्प प्राण का अर्थ होता है थोड़ा या थोड़ी। ठीक है, हवा इस प्रकार अल्प प्राण, थोड़ा या थोड़ी हवा। ठीक है ना, इस प्रकार अल्प प्राण शब्द का अर्थ हुआ थोड़ी हवा। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली अथवा छोड़ी जाए, है ना, उसे क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। अल्प प्राण ध्वनियाँ निम्नलिखित हैं। कौन से हैं अल्प प्राण ध्वनियाँ? देखिए, प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है ना, प्रत्येक वर्ग का, है ना, क्या? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण है। ठीक है, जैसे का वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, तो पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, ये अल्प प्राण कहलाएंगे। इसी तरह से चा वर्ग में, टा वर्ग में, ता वर्ग में और पा वर्ग में भी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाएंगे। इनको याद रखने के लिए हम 135 लिख कर के भी याद रख सकते हैं। अल्प प्राण य, र, ल और व, ये भी अल्प प्राण हैं। ठीक है, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण है। ठीक है ना, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण है। अगला देखिए, महाप्राण। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में वायु तेजी से ली अथवा छोड़ी जाती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? महाप्राण कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ये क्या है? महाप्राण है। जैसे का अल्प प्राण हो गया था और खा इसमें क्या हो गया? महाप्राण। ग अल्प प्राण था तो घा मतलब चौथा वर्ण घ जो है वह क्या है? महाप्राण है। ठीक है, और पंचम वर्ण सारे आपके क्या रहेंगे? अल्प प्राण रहेंगे। ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक उष्ण या उष्म व्यंजन क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। ठीक है, प्रत्येक उष्ण या उष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। स, स और हा। ठीक, प्रत्येक स्वर वर्ण ना तो महाप्राण है और ना ही अल्प प्राण, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक स्वर वर्ण ना तो महाप्राण है और ना ही अल्प प्राण है। ठीक है, ये था वायु संवेग के आधार पर वर्णों का विभाजन 2 प्रकार से, है ना, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अगला है तारतम्य के आधार पर वर्णों के भेद। ठीक है, तो तारतम्य के आधार पर भी वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है, घोष या सघोष, घोष या सघोष। दूसरा है अघोष। ठीक है, सघोष को देखिए,
जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या प्रकंपन या कंपन बोलते हैं, ठीक है, स्वर तंत्रियों में जो कंपन उत्पन्न हो उसको हम तारत्व या प्रकंपन बोलते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष वर्ण है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा कौन से वर्ण कहलाएंगे? घोष वर्ण कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे ग, घ, अंगा है ना, ये जो तीसरा, चौथा और पांचवा के जो वर्ण हैं, ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, ठीक है, और ता वर्ग, पा वर्ग, ये जितने भी वर्ग होंगे सभी के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये क्या कहलाएंगे? घोष वर्ण कहलाएंगे। इनको हम 345 लिख करके भी याद रख सकते हैं, ठीक। आगे देखिए, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और ह घोष वर्ण हैं। प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और ह घोष वर्ण हैं। य, र, ल, व ये क्या हो गए? अंतस्थ व्यंजन हो गए, ठीक है, और ह घोष वर्ण है, ठीक है। प्रत्येक स्वर वर्ण भी क्या होंगे? घोष वर्ण होंगे, प्रत्येक स्वर वर्ण, ठीक है। आगे देखिए, अघोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या प्रकंपन पैदा ना हो। जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या प्रकंपन पैदा ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला और दूसरा जो वर्ण हैं वो क्या हो जाएंगे? अघोष वर्ण कहलाएंगे, ठीक है। तीसरा, चौथा और पांचवा हमने क्या देखा था? घोष वर्ण, ठीक है। तो पहला और दूसरा वर्ण जितने भी वर्ग हैं सभी वर्गों के पहला और दूसरा वर्ण ये सब क्या कहलाएंगे? अघोष वर्ण कहलाएंगे। इनको उच्चारण करने में हमको कंपन नहीं होता है, हम प्रकंपन नहीं होता है, पैदा नहीं होता है, ठीक है ना। और इसको याद करने के लिए हम 12, 1 और 2 से याद कर सकते हैं, ठीक। आगे इसी तरह प्रत्येक उष्ण व्यंजन हा को छोड़कर, ठीक है, अर्थात स और सा अघोष वर्ण है, क्योंकि हा कौन सा वर्ण में चला गया था? घोष वर्ण में चला गया था, ठीक है ना। वर्ण और उनके उच्चारण स्थान। अब देखिए, कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, ठीक है। क, ख, ग, घ, अंगा, चा, का वर्ग, कंठ, ठीक है। और स्वर में अ और हा और विसर्ग, इनका उच्चारण हम किन से करते हैं? कंठ से करते हैं। किससे करते हैं? कंठ से करते हैं। इसी प्रकार तालु से चा वर्ग में च, छ, ज, झ, इया, ई, य, श और ज्या, ठीक है। इनका उच्चारण किससे होता है? किस से होगा? तालु से होगा, है ना, ठीक है। अगला मूर्धन्य भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये तालु से थोड़ा ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, उसको मूर्धा बोलते हैं या मूर्धन्य कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अड़, री, र, स ये मूर्धन्य वर्ण कहलाएंगे, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य, मूर्धा है, ठीक है। इसी तरह दंत तावर्ग त, थ, द, ध, न, ठीक है ना, ल, ल और श ये दंत वर्ण कहलाएंगे।
इसी प्रकार से ओष्ठ वर्ण कौन कौन से हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म और उ। ठीक है, ये ओष्ठ वर्ण कहलाएंगे, इनका उच्चारण स्थान ओठों से है ना। अगला देखिए दंतोष्ठ, यहाँ पर लिखा है दंतोष्ठ अर्थात दांत और ओष्ठ दोनों से मिलाकर के क्या बना, दंतोष्ठ बना। इसका व का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ। ठीक है, व ऐसा हम बोलते हैं। फिर कंठोष्ठ, ओ औ। ठीक है, कंठ और ओष्ठ से मिलकर के इन दोनों वर्णों का उच्चारण होता है। कंठ ताल, ए ऐ। ठीक है, कंठ मूर्धा, अक्ष। ठीक है, और दंत मूर्धा, दांत और मूर्धा, त्र। और तालु मूर्धा से किस वर्ण का उच्चारण होता है, श्र का होता है। किसका होता है, श्र का होता है। और नासिक्य वर्ण जो है वो पंचम वर्ण सारे हो जाएंगे। ठीक है, नासिक वर्ण कौन से हो जाएंगे, पंचम वर्ण, अंग, य, ड़, न और मा। ये नासिक वर्ण भी हैं और पंचम वर्ण भी हैं। ठीक है, वर्ण रचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर दिए हुए। हिंदी में काकल्य वर्ण स्वर यंत्र गुड़ी वर्ण केवल एक है, कौन सा, हा। इस हा को हम काकल्य वर्ण भी बोलते हैं, आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह दूसरा देखिए, हिंदी में वत्स्य वर्ण कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, र, ल, ज, स। इसको याद करने के लिए आप जल रस भी याद रख सकते हैं, जल रस, है ना। वत्स का अर्थ होता है दंत के निचले भाग से बोले जाने वाले अक्षर, है ना, दांतों के निचले भाग से बोले जाने वाले अक्षर। तो ये कौन कौन से हो जाएंगे, र, ल, ज और स। ठीक है, इनको हम वत्स्य वर्ण भी कहते हैं। हिंदी में स्पर्श संघर्षी वर्ण कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से, च, छ, ज और झ। ठीक है, इसी तरह हिंदी में संघर्षी वर्ण कितने हैं, 3 हैं। संघर्षी वर्ण कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से, स, स और स। ठीक है, ये संघर्षी वर्ण है। और हिंदी में विवृत वर्ण है एक, कितना है, एक ही है, आ। ठीक है, आगे देखिए, विवृत। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। इसमें जब हम बोलेंगे तो हमारे दोनों जो ओठ है वो कैसे होंगे, खुले हुए होंगे। जैसे आ हम बोलते हैं तो आ, मुंह पूरा खुला हुआ रहता है। ठीक है ना। इसी प्रकार हिंदी में अर्ध विवृत, अर्ध विवृत, है ना, विवृत वर्ण है, 3 लिखा है, ए, औ और औ। इसमें आग को भी शामिल किया जा सकता है, तो संख्या हो जाएगी 4। ठीक है, इसी प्रकार से संवृत, कौन सा, संवृत, है ना, संवृत वर्ण, इनकी संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, ई, उ, 4 है इनकी संख्या। और अर्ध संवृत की संख्या हो जाएगी 2। कितनी होगी, 2। ठीक है, आपको समझना है विवृत। तो विवृत का अर्थ हमने देखा था क्या, विवृत का अर्थ हमने क्या देखा, खुला हुआ, है ना, मुख द्वार का पूरा खुला हुआ या मुंह का पूरा खुला रहना। ठीक है, अर्धविवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला रहता है, ठीक है, या आधा खुलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं,
अर्ध विवृत कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से संवृत का मतलब क्या होगा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है। जैसे मान लो ई को बोलना है तो ई, है ना, ई, उ, उ, ठीक है ना, तो मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है, इसलिए इनको हम संवृत वर्ण कहते हैं। संवृत, व्रत, व्रत समझते हैं, व्रत गोलाकार होता है ना, संवृत। ठीक है, अर्ध संवृत को हम कैसे परिभाषित करेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खुला रहता है। कैसा खुला रहता है, आधा खुला रहता है या आधा खुलता है, उनको हम क्या बोलते हैं, अर्ध संवृत। ठीक है, इस तरह से वर्ण रचना पूर्ण होता है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।